A very good morning to LLB Part First students of Government Law College, Bikaner. Myself Meenakshi Kumawat, Assistant Professor from Government Law College, Bikaner. आप सभी को नववर्ष की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोगों के पार्ट फर्स्ट में 9 पेपर्स आएंगे, जिसमें से पहला पेपर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संवैधानिक विधि या भारत के संविधान के संबंध में होगा। 9 पेपर्स को एक बार मैं आपके सामने ओरली रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान भी रहे। इसके अलावा आप लोगों को बता भी दिया जाएगा जब आपकी क्लासेस होगी कॉलेज में, जब आप लोग आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से 9 पेपर्स आएंगे। फर्स्ट पेपर जो है आपका वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसके बारे में आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सेकंड पेपर है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। थर्ड पेपर है आपका फैमिली लॉ फर्स्ट, जिसे हिंदू लॉ भी कहा जाता है। फोर्थ पेपर होगा बच्चों आपका फैमिली लॉ सेकंड, जिसे मॉमडन लॉ कहा जाता है। फिफ्थ पेपर है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविधा विधि, जिसमें कि संविधा से संबंधित विधि के सामान्य सिद्धांत और साथ ही साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 भी शामिल होगा। सिक्स्थ पेपर जो होगा आपका वो होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, विशिष्ट संविदाएं, जिसके साथ ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, साथ ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इसमें शामिल होगा। सेवेंथ पेपर जो आपका होगा बच्चों वो होगा लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश से रिलेटेड। एट्थ पेपर आपका होगा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वैधानिक और संवैधानिक इतिहास। लास्ट नाइन्थ पेपर जो आपका प्रैक्टिकल पेपर भी कहलाता है वो होगा आपका पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड, पैरा लीगल सर्विसेज एंड मूट कोर्ट, जिसमें आपका वाइवा वोजी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये आपके हो गए टोटल 9 पेपर्स। अब मैं मीनाक्षी कुमावत आपको आज से भारत का संविधान जो आपका पहला पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक विधि जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। अब हम लोग चैप्टराइजेशन शुरू करें, मतलब एज ए चैप्टर हम शुरू करें कि जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं मैं आपको बताऊं या उसकी प्रकृति कैसी है ये बताऊं। इससे पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आखिर में संविधान होता क्या है और एक सोसाइटी को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि संविधान की, तो संविधान की सोसाइटी को ज़रूरत क्यों होती है हम ये नहीं देखेंगे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, हम समझते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक सोसाइटी को। तो जब भी कोई सोसाइटी, वेन एवर एनी कम्युनिटी और एनी सोसाइटी डिसाइड्स टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ पॉलिटिकली, मतलब जब भी कोई समाज अपने आप को राजनीतिक रूप से संगठित करना चाहता है तो उसके सामने बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वो किस तरीके की गवर्नमेंट को अपनाएगा, किस तरीके की सरकार को अपनाएगा, वो सरकार किस फॉर्म की होगी, उस सरकार के कितने ऑर्गन्स होंगे, क्या इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो ऑर्गन्स किस तरह से गठित किए जाएंगे, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से किया जाएगा, उन अंगों के फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या होंगे, वो किस तरह से लॉ बनाएंगे सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को किस तरह से रेगुलेट करेंगे, लॉज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड सो मैनी मोर क्वेश्चंस फेस्ड बाय द सोसाइटी। जब एक सोसाइटी, एक समाज जो है वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो उसके सामने बहुत सारे ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, और इन सभी सवालों का जवाब कौन देता है, उस समाज का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन इन सब का उत्तर कौन देगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी कंटेन्स द आंसर्स टू ऑल सच क्वेश्चंस। ओके, इन सभी सवालों का जवाब देगा सोसाइटी का संविधान। तो इस तरह से संविधान को हम क्या कह सकते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी है, इसका मीनिंग भी बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसा आप देख पा रहे हैं, अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट and declares the principles governing the operation of those organs। तो इस तरह से ये क्या कहना चाह रहा है, हमें ये कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल एंटिटी विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क, मतलब एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी की कोई विधिक प्रभाव लिए हुए होता है। ठीक है, जिसे फ्रेमवर्क किया गया है, जिसमें क्या क्या फ्रेमवर्क किया गया है, एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट,
और जिसमें क्या बताया गया है कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट के कौन कौन से अंग होंगे, साथ ही साथ उनके बेसिक फंक्शंस क्या होंगे, एंड डिक्लेयर्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ दोज ऑर्गन्स। और साथ के साथ इस डॉक्यूमेंट में ये भी डिक्लेयर किया गया है कि वो जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से अपने कार्य को करेंगी। दैट मीन्स टू से, जैसे हम देखते हैं लॉ किस तरह से बनेगा, उसके बाद लॉ बना लिया, अब लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये भी कार्य करना है सरकार को, ठीक है। उसका क्या प्रभाव होगा सोसाइटी पर, वो सही है तो ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो उस लॉ को वापस लिया जाना, ये सारी चीज़ें किस में डिफाइन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ सोसाइटी और ए कंट्री। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी कंट्री का और किसी सोसाइटी का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। समझ में आई बात आपको। इसके बाद बिकॉज ऑफ ऑल द लॉज इन द कंट्री आर इनेक्टेड अंडर दिस डॉक्यूमेंट। अब चूंकि बेटा ये हम लोग बात कर रहे हैं कि चूंकि सारे के सारे, ये तो जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और बाकी जो अदर लॉज है, वो अदर लॉज जो है वो सारे के सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करते हैं। देखो जैसा मैंने यहाँ आपको क्लियर करने की कोशिश करी है, बिकॉज ऑफ ऑल द लॉज इन द कंट्री, चूंकि कंट्री के सारे कानून आर इनेक्टेड अंडर दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ही प्रवर्तनीय होंगे, लागू होंगे, एंड विद इन दिस डॉक्यूमेंट, या इस डॉक्यूमेंट के अंदर जिनका इसमें वर्णन किया गया है, विच इज नोन एज द ग्रांड नॉर्म ऑफ द कंट्री। और यह कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है ग्रांड नॉर्म, यानी कि एक ऐसी बेसिक और ऐसी प्रिंसिपल चीज या प्रिंसिपल पावर जिससे कि अन्य सभी लॉज जो है वो क्या ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं। मतलब देखो सीधा सा मतलब ये है इसका कि अगर कोई कानून, कोई लॉ जो हमारा, कोई विधि जो हमारे देश में लागू हो रही है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो वो लागू होगी। लेकिन क्योंकि वो अपनी पावर कहाँ से प्राप्त कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, दैट इज़ वैलिड, वो वैलिड होगी और इम्प्लीमेंट होगी, है ना, उसको इनेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को के अगेंस्ट काम कर रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को, तो वो विधि कैसी होगी, वॉइड होगी, शून्य होगी, उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो ग्रांड नॉर्म क्या कर देगा, उसको मना कर देगा कि भैया हम आपको वैलिड नहीं करेंगे क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। तो कानून भी कैसा होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया है, ग्रांड नॉर्म ऑफ द कंट्री। और किस केस में कहा गया, इसका मैंने देखे हो यहाँ पे उल्लेख भी किया है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीएल देवी AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली स्पष्ट कहा है कि इट इज़ द ग्रांड नॉर्म इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रांड नॉर्म इन इंडिया, यानी कि जो संविधान है वो भारत में क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च विधि है भारत की, जिससे कि अन्य विधियां क्या कर रही है, अपना बल प्राप्त कर रही है। समझ में आई बात आप लोगों को। देन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द व्हीकल ऑफ ए नेशंस प्रोग्रेस। एक संविधान ही होता है जो कि राष्ट्र की प्रगति का सूचक होता है, यानी कि राष्ट्र प्रगति कब करेगा, जब उसका संविधान जो है वो उचित होगा, सही होगा। इट इज़ अ लीगल एंड सोशल डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से अब संविधान जो शब्द हम क्या समझ कर, ये तो हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। कैसा डॉक्यूमेंट है, लीगल एंड सोशल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज डिफाइंड एज, अब संवैधानिक विधि को इस तरह से, यानी कि जो संविधान में जो विधि बताई गई है उसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि द रूल्स विच रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड डिटरमाइन देयर प्रिंसिपल फंक्शंस। यानी कि संवैधानिक विधि से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें क्या किया गया हो, द रूल्स विच रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, मतलब जिसमें कि वो रूल्स बताए गए हो क्या, कि किस तरह से गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलेट होगा, गवर्नमेंट का ढांचा किस तरीके का होगा, और वो जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए हैं उनमें रिलेशनशिप किस तरीके की होगी, और साथ के साथ जो है वो जो ऑर्गन्स है वो किस तरीके के प्रिंसिपल फंक्शन, यानी कि उनके जो बेसिक फंक्शंस है वो किस तरीके के होंगे, वो क्या क्या काम करेंगे। मतलब सरकार के अंग कितने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उनका, मतलब उनका गठन कैसा होगा, और साथ ही साथ वो काम कैसे करेंगे, ये भी हमें इसमें बताया जाएगा। समझ में आई आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात। अब हम जैसे नॉर्मली बेटा देखें, जैसे कि अब
जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सोसाइटी अब डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट किस तरीके की हो। तो गवर्नमेंट की फॉर्म्स पर हम चर्चा करें। गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है किसी कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो ये बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म को अपनाया गया है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसको भारत में अपनाया गया है। क्लियर? अब ये तो हमने जान लिया कि संविधान या संवैधानिक विधि होती क्या है। अब हम देखेंगे नॉर्मली जो हम सब समझ के आ चुके हैं, अब इजीली आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि संविधान की आवश्यकता और महत्व इतना क्यों है। किसी भी देश की सर्वोच्च विधि ही संविधान है, ये मैंने अभी आपके सामने क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि संविधान ही जो वो क्या है, वो ग्रांड नॉर्म यानी कि सर्वोच्च विधि है वो, और बाकी जो अदर लॉज है, बाकी जो लॉज है, जो एक्ट्स है, जो विधियाँ बनी है, जो इंस्टीट्यूट्स है, वो सभी इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी पावर प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसा कोई लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है वो क्या कहलाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये तो समझ में आया आप लोगों को कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। अब संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, लीगल सेंसिटिविटी होती है, जैसे अभी हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था, जो सरकार के अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे को और उनके कार्यों को निर्दिष्ट करता है, यानी कि बताता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया जाता है कि सरकार के अंग कौन कौन से होंगे, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ठीक है, और इनके बारे में बताया गया, साथ ही इनके कार्यों के बारे में बताया गया कि कार्य क्या क्या करेंगे और उन अंगों के संचालन के लिए और वो किस तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे अपने कामों का, उसके लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो बताए गए हैं। समझ में आई? उन अंगों के संचालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करता है। क्लियर? फिर हम लोग बात करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि संविधान द्वारा शक्तियों को सरकार के 3 अंगों में निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। संविधान ने शक्तियों को सरकार के 3 अंगों में विभाजित किया है। पहला तो है लेजिस्लेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? विधायिका। सेकंड इज जुडिशियरी एंड थर्ड इज एग्जीक्यूटिव। आप इसे कैसे भी आगे पीछे रख सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर। ठीक है, अब सबसे पहली बात है, हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, यानी कि विधायिका की। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, मेक्स लॉज। सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, सोसाइटी के संचालन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए विधायिका कानून बनाती है। केंद्र में विधायिका का काम कौन करता है? संसद करता है। और राज्य स्तर पर विधायिका का काम कौन करता है? राज्य विधायिका करती है, स्टेट लेजिस्लेचर करती है। एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें सेकेंडली, तो एग्जीक्यूटिव क्या काम है? कैरीज आउट लॉज, यानी कि जो कानून विधायिका ने बना दिए हैं उन कानूनों को लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का, यानी कि कार्यपालिका का। तीसरी बात, जुडिशरी की बात अगर हम लोग करते हैं, थर्ड नंबर, इवेल्युएट, दैट इज इवेल्युएट्स लॉज। जो कानून बनाए गए और जिन कानूनों को लागू किया गया वो कानून सोसाइटी के लिए कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है, ये देखने का काम किसका है? ये देखने का काम है जुडिशरी का। इवेल्युएट्स लॉज यानी कि कानूनों का मूल्यांकन करना। तो न्यायपालिका क्या कार्य करती है? कानूनों का मूल्यांकन करती है कि ये कानून सही है या नहीं है। मतलब सही होने का मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो न्यायपालिका उसको क्या डिक्लेयर कर देगी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो कैसा है? असंवैधानिक कानून है, इसलिए वो नल एंड वॉइड है, शून्य है, अब से उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो लागू नहीं होगा। समझ में आई बात आप लोग को? तो ये सरकार के 3 अंग हो गए, इन सभी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। फिर भारत, अच्छा अब हम थोड़ा सा एक जनरल एक देख लेते हैं आज की क्लास में। ये तो था मेरा, देखो, पर्पज़ आप लोग को बताने का कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में उसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, है ना। वो जो उसका जो जैसे सब्जेक्ट का जो नाम है उसका वर्डली मीनिंग हम लोगों ने देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये देखा हमने, कॉन्स्टिट्यूशन देखा हमने क्या होता है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये भी इसमें बताया गया है। अब थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्टोरिकल उसकी इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आया, ये छोटा सा हम देख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ये आया क्यों, हमारे लिए इतना महत्व क्यों है सब्जेक्ट का और क्या क्या इसमें इंक्लूड है, कितने प्रयासों के बाद संविधान का निर्माण हुआ, ये सब चीज़ें आपको आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो देखो यहाँ मैंने यहाँ इसमें उल्लेख किया भी है कि भारत के लोगों का अपना संविधान होना चाहिए। यह मांग सबसे पहले किसने उठाई? तो यह मांग सबसे पहले स्वराज पार्टी ने ईयर 1934 में उठाई थी कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। इससे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लागू था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था सारा का सारा, जब तक भारत का कोई संविधान नहीं था। तो ये डिमांड सबसे पहले 1934 में उठाई स्वराज पार्टी ने। इसके बाद संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई बच्चों, जिसका निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और अलग अलग जो प्रांत थे, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटर्स थे, उनको इस संविधान सभा में शामिल किया गया। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना जुलाई 1946 में भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा की गई। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत के जो अलग अलग प्रांत थे, प्रांतों में बटा हुआ था उस समय हमारा देश, तो अलग अलग जो प्रांत थे वहाँ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया इस संविधान सभा में, और जुलाई 1946 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया संविधान सभा का। क्लियर? देश के विखंडन से पहले विधानसभा में 389 मेंबर्स थे, किंतु देश के विभाजन के बाद पुनर्गठित किया गया संविधान सभा को, और उसमें 324 सदस्य ही रह गए थे। देन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। देखो ये एक्चुअल में ये आप लोग के लिए जानना ज़रूरी तो ये है ही, बेसिक नॉलेज हम हमारे विषय की आज लेने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे पढ़ने में। ठीक है, ये जब तक ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आपको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए ये आपका जानना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्लास आज हमारी हो रही है, इसमें से ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप देते हैं, चाहे आप आरजेएस का एग्ज़ाम देंगे, चाहे जीएलओ का देते हैं, या जो भी, या लीगल एलए का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आरपीएससी का, या वेदर एनी एग्ज़ाम रिलेटेड टू लॉ, तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चंस, इनमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके निकल कर आते हैं। सो फोकस। ओके, अच्छा, हम बात कर रहे थे संविधान सभा की प्रथम बैठक की। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? दूसरा बात करते हैं हम लोग अगले 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो तो अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की बैठक में BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है वो 11 दिसंबर को ही मिस्टर BN राव को नियुक्त किया गया। BN राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? BN राव के द्वारा। देन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई। मतलब एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसके की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मतलब ये डिसाइड करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन उसका ड्राफ्ट कैसे होगा, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स उसमें हमें इंक्लूड करने हैं। तो इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा बनाए गए भारत के संविधान के प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, जल्दी से बताओ कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे इस तरह से क्विक रिविजन कर लें आप लोग। तो वहाँ संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया 21 फरवरी 1948 को वो प्रारूप। अब संविधान के इस प्रारूप पर संविधान के इस प्रारूप पर जो पेश किया गया यहाँ पर, इस पर 8 महीने विचार विमर्श चला, और संविधान सभा के जो 11 अधिवेशन हुए, 11 बैठकें हुई, 11 मीटिंग्स हुई संविधान सभा की, इसे लेकर लास्ट 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की तीसरी और अंतिम बैठक हुई। किस दिन हुई? 26 नवंबर 1949 को लास्ट और अंतिम बैठक हुई, जिसमें
284 सदस्य उपस्थित थे। इन लोगों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को लर्न भी होना चाहिए कि इस भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 years 11 months एंड 18 days। ओके, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। अंगीकार करने की तिथि कहा जाता है। देखो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि संविधान को अंगीकार करने की तिथि तो है 26 नवंबर 1949, जबकि संविधान के प्रवर्तन की तिथि यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी 1950। इस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था। और साथ ही साथ अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ आध प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए और कुछ थे जिनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आइए, संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए, जैसे नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंधित है, सिटीजनशिप के हैं, अंतरिम संसद और आपातकालीन व्यवस्था यानी कि इंटरनल जो आपकी पार्लियामेंट, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस। ये कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको तुरंत लागू करना ज़रूरी था, क्योंकि देश का उस समय भी विभाजन हुआ था, तो ये ज़रूरी हो गया था कि कुछ आज तो हम तुरंत लागू कर दें। बाकी जो उपबंध रह गए थे उन उपबंधों को जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसी दिन, अब 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, इसका भी ये भी एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है। तो देखिए 26 जनवरी की डेट इसलिए चुनी गई है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन की डोमिनियन स्थिति के विरोध में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने ये भारत पर ये स्थिति बना रखी थी, तो डोमिनियन स्थिति के विरोध में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कि भाई हम आज से स्वतंत्र हैं 1930 में इसी दिन। और तभी से लगातार कांग्रेस अपना स्वतंत्रता दिवस इसी तिथि को मना रही थी। 26 जनवरी को हर साल कांग्रेस बनाती थी, तो इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। एक छोटी सी बात हम और कर ले कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मूल स्रोत बच्चों भारत की जनता स्वयं है। ठीक है, मूल स्रोत। हालांकि हम लोग एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे अब आने वाले दिनों में कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान का निर्माण कौन कौन से सोर्सेज को लेकर हुआ। लेकिन अगर हम मूल सोर्स की बात करते हैं तो मूल सोर्स भारत की जनता यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, ये बेसिक हमारी क्लास थी, आज की स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें मेरा ये प्रयास रहा कि मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम क्या पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का इतना महत्व क्यों है हमारे जीवन में और समाज के लिए भी और कंट्री और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, तो ये सब मैंने आज फर्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अब हम लोग जो हमारी कल नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके साइलेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।